हेलो एवरीवन, हम लोग वेक्टर का आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखना है। हमने देखा था कि वेक्टर को हम दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसमें डॉट लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक स्केलर आता है। वेक्टर प्रोडक्ट जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, हम सेकेंड केस आज स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें देखिए हम क्रॉस लगा के ऐसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी, मतलब ऐसे। अब अगर हम ए क्रॉस बी को यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये उल्टा हो गया ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड इनटू इस बार साइन थीटा ले लेते हैं, तो ये वाला पार्ट उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। बट हमें पता है कि इस बार हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जहां पे रिजल्ट हमारा एक वेक्टर आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड है। फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन के लिए भी एक वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम जो वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं उसको एन कैप लिख देते हैं ना। कहीं पे भी डायरेक्शन देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जिधर भी होगा उस सर के लिए हमने एक एन कैप मल्टीप्लाई किया है। तो ये वाला पार्ट हमारा मैग्नीट्यूड है और ये वाला पार्ट उसका डायरेक्शन है। और ये जो एन कैप है ये हमारा क्या होगा, कैसे हम निकालते हैं, एन कैप निकालने के लिए हम लोग जो तरीका लगाते हैं उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल ना। ये राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या होता है, देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए हमारा एक वेक्टर ये ए है ना, ये बोर्ड के प्लेन में हमने ए और बी वेक्टर ले लिए। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि राइट हैंड की फिंगर्स को आपको ए के लॉन्ग रखना है ना। राइट हैंड की फिंगर्स को अभी आपको ए के लॉन्ग रखना है ना। सारी फिंगर्स आपकी ए के लॉन्ग होंगी। अभी ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं ना, तो सब फिंगर्स इसके नीचे को होंगी। और आपको इसको ऐसे रखना है कि आप कर्ल कर सके बी की तरफ। जब बी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब इस टाइम पे बाहर को निकल रहा होगा, थंब बाहर आ रहा होगा। यहाँ पे अब डायग्राम इसमें समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप खुद से करिए ना। फिंगर सारी ए के लॉन्ग रखिए और ऐसे रखिए कि आपकी फिंगर्स बी के लॉन्ग कर्ल हो रही हो। तो आप देखेंगे आपका थंब इस टाइम पे इसके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर को आ रहा होगा ना। तो वो जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन ऑफ एन कैप दे रहा होगा ना। इधर ए के लॉन्ग रखना है और बी के लॉन्ग कर्ल करना है, बी के लॉन्ग ऐसे कर्ल करना है आपको। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे एक्सिस बना के भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई ये एक्सिस लिया हुआ है, इधर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, इधर को वाई एक्सिस है और इधर को जेड एक्सिस है। तो अगर मान लीजिए एक वेक्टर कुछ एक्स वाई प्लेन में ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बी वेक्टर है, तो जब आप राइट हैंड की फिंगर्स इधर को रखेंगे और बी की तरफ कर्ल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे थंब आपका बाहर को आ रहा होगा, थंब आपका ऐसे आ रहा होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। बी वेक्टर इधर है, ये थंब आपका जेड एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। आप करके देख लेंगे। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे लगा रहे हैं कि एक्सटेंड राइट हैंड फिंगर्स along फर्स्ट वेक्टर। देखिए ए क्रॉस बी जब लिखा है ना, तो जो पहले लिखा है वो फर्स्ट वेक्टर है, जो बाद में लिखा है वो सेकेंड वेक्टर। अगर बी क्रॉस ए होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले बी के लॉन्ग राइट हैंड के फिंगर्स रखेंगे और ए के लॉन्ग कर्ल करेंगे। अभी आप रख के देखेंगे तो थंब इस बार अंदर को जा रहा होगा। अंदर को जा रहा है मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट सेकेंड का ध्यान रखना है, जो पहले लिखा है उसके लॉन्ग रखना है आपको राइट हैंड फिंगर।
extend right hand fingers along first vector and curl it along second vector. Then thumb will give direction of n cap. n cap मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी। अब आप देखेंगे कि जो एन कैप आता है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एन कैप होता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। एन कैप का डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो फाइनल एक वेक्टर आएगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और ए क्रॉस जो बी होगा वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। मतलब एन कैप डॉट ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। सेम वे में एन कैप डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। ए क्रॉस बी को आप एक नया वेक्टर सोचेंगे ना, कोई सी वेक्टर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर आप वेक्टर ए के साथ खुद के साथ तो वो जीरो आएगा। सेम वे में ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में मेनली हमें देखना है कि अगर ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक चीज और हम देख लेते हैं, ए क्रॉस बी जब भी आप निकालेंगे तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, डायरेक्शन में वो हमेशा उसके अपोजिट आता है। आप कहीं पे भी करके देखिए ना, ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए, तो वो हमेशा अपोजिट आएगा। तो इसलिए हम माइनस लगा के लिखते हैं ना, अपोजिट में है इसलिए माइनस। अब हमको मेनली ये देखना है कि इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमने ये तरीका बनाया हुआ है। पहले हम अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं क्या है। अगर हम आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो। साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ना। सेम वेक्टर का उसी के साथ एंगल जीरो है ना, तो मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर का अगर हम उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। जबकि याद है डॉट प्रोडक्ट में वो वन हो जाता था, बट क्रॉस प्रोडक्ट में वो जीरो हो जाएगा। के क्रॉस के कैप कितना आएगा, जीरो। फिर अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऐसे बाहर को आ रहा है ना, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इधर आई कैप, बाहर को ऊपर को जे कैप और बाहर को के कैप। अब अगर देखिए आप आई क्रॉस जे कैप करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड वन है, जे का मैग्नीट्यूड वन है, इनके बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90। और यूनिट वेक्टर इस टाइम पे कौन सा आएगा, जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग अपनी फिंगर्स रखेंगे और इस तरह से रखिए कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कर्ल हो सके, तो थंब बाहर को आ रहा होगा। बाहर को मतलब यूनिट वेक्टर कौन सा हुआ, के कैप। एन कैप यहाँ पे कौन सा है, के कैप। तो ये कितना आएगा, ये सब तो वन हो जाएगा तो केवल के कैप बचेगा। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। तो इसका मतलब जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। सेम वे में अगर हम निकालें जे क्रॉस के तो मैग्नीट्यूड वन आएगा, और जे क्रॉस के जब करेंगे ना, राइट हैंड की फिंगर्स रखिए पहले बाहर को और वाई के मतलब ऊपर की तरफ कर्ल करिए, तो वो जो आपकी फिंगर्स होंगी, थंब होगा वो अभी एक्स एक्सिस में जा रहा होगा। तो ऐसे ही जे क्रॉस के को आप बोलेंगे आई कैप ना। वो अब आपको करके देखना पड़ेगा। अगर कोई को डाउट होगा तो जब हम लोग ऑफलाइन क्लास के टाइम मिलेंगे तब मैं समझा दूंगा। सेम वे में के क्रॉस आई, अगर हम लोग के क्रॉस आई निकालेंगे तो वो प्लस जे कैप आएगा, और अगर हम आई क्रॉस के निकालेंगे तो वो माइनस जे कैप आएगा। अब देखिए ये बार बार इतना डायरेक्शन हम सोचना पड़ता है, अगर हम थंब रखें कर्ल करें, तो इस काम को आसान बनाने के लिए हमने ऐसे कर दिया है, एक सर्कल बना लिया और सर्कल में कोई एक डायरेक्शन में एरो बना दिया।
अब जिधर को एरो बनाया उस डायरेक्शन में आई जे के लिख दिया। अब इसमें अगर हम एरो के डायरेक्शन में कोई भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे वाले को आंसर बोलेंगे और प्लस में बोलेंगे, और अगर एरो के अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आंसर माइनस में बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तीसरा वाला प्लस में बोलेंगे। अगर इसका उल्टा है जे क्रॉस आई, मतलब एरो के अपोजिट आ रहे हैं, तो तीसरा वाला माइनस में बोलेंगे। जे क्रॉस के मतलब ऐसे एरो के डायरेक्शन में जे क्रॉस के, तो तीसरा वाला प्लस में। अगर हमने के क्रॉस जे किया, मतलब के क्रॉस जे उल्टा आ रहे हैं एरो के ना, तो तीसरा वाला होगा माइनस में। ऐसे के क्रॉस आई मतलब ऐसे आ रहे हैं एरो के डायरेक्शन में, तो प्लस में आंसर। अगर आई क्रॉस के करेंगे तो उल्टा जा रहे हैं तो माइनस से। तो ऐसे हम सर्कल बना के भी याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम करना है, एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप, और एक वेक्टर है कुछ 2 जे कैप प्लस के कैप, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम जैसे डॉट प्रोडक्ट में पहली बार किए थे, दोनों वेक्टर लिख लेंगे, फिर एक एक पार्ट का दूसरे के एक एक पार्ट से करते जाएंगे। तब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आय का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आय का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे का इसके साथ, फिर जे का इसके साथ। और क्रॉस प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो तो ऐसे सर्कल बना के लिख लेंगे, एरो बना देंगे और एरो के अलोंग आई जे के लिख देंगे। एरो के डायरेक्शन में चले तो प्लस में तीसरा वाला, एरो के अपोजिट चले तो माइनस में तीसरा वाला। तो हम पहले आई क्रॉस जे करेंगे। सीक्वेंस का ध्यान रखना है ना, जो पहले लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आंसर क्या होगा के कैप। नंबर्स वैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 into 1 तो 2, और आई क्रॉस जे हो गया के कैप। फिर आय का के साथ करेंगे। अब आय का के साथ करने में उल्टा चलना पड़ेगा ना, आय का के साथ चलने में उल्टा चलना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये आई क्रॉस के, तो कॉफिशिएंट तो 1 रहेगा, लेकिन रिजल्ट अब क्या आएगा, माइनस जे का। फिर जे का जे से करेंगे तो 0, और जे का के से करेंगे तो डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई आएगा और न्यूमेरिकल 2 रह जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें देखो, हम आय को बाद में भी लिख सकते थे, कोई रूल नहीं है कि आय को पहले ही लिखना है, लेकिन कन्वेंशन वाइज नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हमेशा आय को पहले लिखते हैं, फिर जे को, फिर के को। बट ये कोई रूल नहीं है ना, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हमने ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा। अब देखो, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका है ना, इसको हम और आसान बनाते हैं अगर हम, एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट मेथड, अगर हम उससे करें तो ये और आसान हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट समझ आना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट क्या क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले अब डिटर्मिनेंट समझते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसे हम दो वर्टिकल लाइन ले लें अगर, और कुछ नंबर लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ए बी सी डी, डी, तो इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रही है इनको रो बोलते हैं। तो यहाँ पे दो रो हैं ऐसे, और ये जो वर्टिकल लाइन से इनको कॉलम बोलते हैं ना, ये सब कॉलम है। ये क्या है, कॉलम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमेशा हम सबसे जो लेफ्ट में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रहता है उसको डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू डी। फिर उसके बाद दूसरे वाले को ऐसे अपोजिट में, माइनस बी इंटू सी, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 रो और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट था। हमें मेनली जो जरूरत पड़ेगी यहाँ सॉल्विंग के लिए, वो 3 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट पड़ेगा। तो उसमें मान लीजिए हमने कोई ऐसा डिटर्मिनेंट लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है। तो मेनली हमें 3 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखना है।
तो सॉल्व करने के लिए इनका देखो हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप एक एक एलिमेंट लोगे ऐसे, कोई एक रो ले लो या कोई एक कॉलम ले लो और उसके एक एक एलिमेंट लेना शुरू करो और साइन ऑल्टरनेट चेंज करना है। स्टार्ट प्लस से करना है, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने पहले पहला एलिमेंट लिया, ये जिस एलिमेंट को लेंगे वो जिस रो और कॉलम में वो हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो नोट कर लेंगे। तो बाकी क्या बचता है, ये एच लिखा है ना, तो बाकी क्या बचेगा, ए वाला रो और कॉलम हटा देंगे तो बचेगा ई एफ एच आई। फिर पहले एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, अब दूसरे एलिमेंट में प्लस के बाद माइनस साइन आ जाएगा, और अब दूसरे एलिमेंट का रो और कॉलम हटा देंगे, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो बचेगा डी जी एफ आई, डी जी एफ आई। फिर तीसरा वाला एलिमेंट प्लस साइन के साथ सी, अब वो वाला रो और कॉलम हटा देंगे, तो ये वाला रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या आएगा, डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब इनको सॉल्व करना हमें पता है, दो रो और कॉलम वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। सेम वे में बी लेंगे तो डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, ऐसे डायगोनली, प्लस सी डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई ऐसे डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने मान लीजिए पहले 1 लिया, जब 1 लेंगे तो बाकी जो 1 में रो और कॉलम थे वो हट जाएंगे, बचेगा क्या क्या, 5 6 8 9। फिर 1 के बाद 2 लेंगे, 2 के टाइम में साइन चेंज होगा ना, प्लस साइन से स्टार्ट करना है। फिर 2 लेंगे तो 2 वाला रो और कॉलम कैंसिल, तो ये वाला कॉल रो और ये कॉलम कैंसिल वर्टिकल वाला, तो 4 7 और 6 9 बचेगा, 4 7 6 9। फिर 3 वाला लेंगे तो 3 वाला लेंगे तो ये हट जाएगा, 4 7 5 8, 4 7 5 8। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, 1 लिया तो फिर 5 इंटू 9 45 माइनस 48, फिर माइनस 2, यहाँ पे 4 इंटू 9 36 माइनस 42, प्लस 3 लेंगे, 4 इंटू 8 32 माइनस 35। अब ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो जीरो आ जाता है ना, यहाँ पे जीरो आ गया, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए ये जो हमने ये वाला स्टेप होता है, ये हम कई बार नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख देते हैं और ये स्टेप मन में सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया तो 1 वाला रो और कॉलम कैंसिल, तो हम ऐसे सोच लेंगे कि 5 इंटू 9 45 माइनस 8 इंटू 6 48, ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 लिया तो माइनस 2 यहाँ आया, ये वाला रो और कॉलम कैंसिल है, 4 7 6 9 है, तो हम ऐसे सोचेंगे 4 इंटू 9 36 माइनस 7 इंटू 6 42। फिर जब 3 लिया तो ये वाला कॉलम और रो कैंसिल, 4 इंटू 8 32 माइनस 7 इंटू 5 35, और ऐसे कर देंगे। ये स्टेप हम कट कर देते हैं, नहीं ये शुरू में सीखने के लिए यूज करते हैं, बाद में कट कर लेते हैं। अब इसको यूज करके हम क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखते हैं। तो सपोज आप कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए ले लिया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें निकालना है सपोज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो हम क्या कर लेंगे, एक तरीका तो ये है जो हम जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किया था कि आप यहाँ पे आई लो, फिर तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जे लो तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर के लो तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, पहले रो में आई जे के लिख देंगे ना। पहले रो में जब लिखते हैं तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या है, हमेशा पहले रो में आई जे के आएगा। फिर उसके नीचे जो पहला वेक्टर अगर ए है तो ए के ऑप्शन पहले लिखेंगे 1 1 माइनस 1, फिर बी के ऑप्शन 2 3 4। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले हमने आई कैप लिया तो आई वाला कॉलम
रो और कॉलम कैंसिल, तो क्या आएगा 1 × 4, 4 माइनस ऑफ -3, तो माइनस ऑफ -3 ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप। अब ये जे वाला कॉलम और रो और कॉलम कैंसिल, 1 × 4, 4 माइनस ऑफ -2 तो ये प्लस हो जाएगा, फिर के कैप। जब के वाला रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो 1 × 3 -2 × 1 2, तो ये आ जाएगा 7i कैप -6j कैप प्लस के कैप। तो ये देख रहे हैं, एक हमें ऐसे वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ना, तो फाइनल रिजल्ट हमें ऐसे एक वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। और ऐसे सॉल्व करना इजी हो जाता है ना नॉर्मल सॉल्व करने के कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए इसी में पूछा जाए कि ये तो हमारा पार्ट 1 था A क्रॉस B, इसी में पूछा जाए कि एक वेक्टर A दिया है, B दिया है, तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to वेक्टर A एंड वेक्टर B। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A दिया है, B दिया, तो A क्रॉस B जो वेक्टर आया ये क्या है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है ना। अब अगर हम इसको इसके यूनिट वेक्टर बना देंगे तो आ जाएगा A और B पे परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एन कैप निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर हमें पता है कि ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना। ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना आया, 7i कैप -6j कैप प्लस के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ऊपर वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 7i कैप -6j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 36 86, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 86। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम सिंबल में ऐसे भी लिख सकते थे ना, ए बी साइन थीटा, तो एन कैप को हम सिंबल में ऐसे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंबल में ऐसे ना। करने का तरीका तो क्या है, ए क्रॉस बी निकालो फिर मॉड लो, ए बी साइन थीटा ना, ऐसे लिख सकते हैं। एन कैप ऐसे जो आएगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ए पे भी और बी पे भी। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक तो हम यूज करते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें कोई ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए उसमें ये साइड ए है, ये बी है, ये कुछ सी है, ये एंगल थीटा है, तो इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये कुछ उसका हाइट आ गया। अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो इसमें ये हाइपोटेन्यूस है ना 90 के सामने वाली साइड, और ये थीटा है, तो बी दिया है, थीटा के सामने वाली साइड हम कितनी बोल सकते हैं हाइट को, बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना ए इंटू हाइट, हाइट कितनी है बी साइन थीटा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू ए क्रॉस बी ना। अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो बीच का ये जो एंगल होगा वो थीटा साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी में। तो इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल में अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कोई भी दो साइड का, यहाँ पे कोई भी दो साइड ले सकते हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बाय 2 कर दो मॉड लगा के, ए क्रॉस सी भी चलेगा, बी क्रॉस सी, सबसे सेम रिजल्ट आएगा।
ना, यही सेम रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो कोई भी दो साइड ले लो ना, ए क्रॉस सी कर लो। मॉड लगा है तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा ना, मॉड लगा दिया है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड लेना है। या फिर बी क्रॉस सी कर लो ना, ऐसा कोई भी चलेगा ना। तो अगर आपको वेक्टर ए और बी ऐसे पता है आई जे के में, तो आप कर सकते हो आराम से। या फिर मैग्नीट्यूड पता है, थीटा पता है, तो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक यूज होता है इसका, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, जिसमें एक साइड ये ए है, ये बी है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो अगर मुझे मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करूंगा बाय 2। और आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको आधा आधा डिवाइड करते हैं, तो अगर इधर का एरिया आ गया तो डबल कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया मैं कितना बोल सकता हूँ, पूरा एरिया जो होगा, पहले हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करूंगा, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ट्रायंगल का एरिया है, फिर उसको डबल कर दूंगा। मतलब पैरेललोग्राम में एरिया कैसे निकालना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, या तो इसका इसका, या इसका इसका, या इसका इसका। सामने वाली साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सामने वाली साइड का करोगे तो दोनों पैरेलल होंगे ना, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो पूरा रिजल्ट जीरो आएगा। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू adjacent side will give area of parallelogram। फिर देखिए इसके बाद एक और इसका यूज रहता है, हम ये चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल है कि नहीं। टू प्रूव वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर देखिए दो वेक्टर पैरेलल हुए या फिर एंटी पैरेलल हुए, तो उनके बीच का थीटा कितना आएगा, पैरेलल हुए तो 0 और एंटी पैरेलल हुए तो 180। अब हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब अगर ये थीटा 0 है या 180, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आ रहा है, दो एंटी पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि वो या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, जिसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं ना। तो हम बोलेंगे कि इफ ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाई ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर में दोनों कवर हो जाते हैं ना। आप पैरेलल शिफ्ट करके दिखा सकते हो ना कि पैरेलल है, तो पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे कोलिनियर बता सकते हो, या एंटी पैरेलल भी उठा के कोलिनियर है, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये सब यूज अब आगे जब आएगा तो मैं क्लास में समझा दूंगा ना। अभी बस आप इतना समझ लो कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। कोलिनियर को प्रूव करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है, तो को पैरेलल हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, हमेशा क्या होगा, अगर कोई मान लो ये ए वेक्टर है, इसमें मैंने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, 2 मान लो किया तो 2a। अगर माइनस नंबर मल्टीप्लाई किया तो अपोजिट में आ जाएगा, मान लो -3 किया तो अपोजिट में। तो जब भी मैं ऐसे कोई वेक्टर में दो पैरेलल वेक्टर होंगे या अपोजिट वाले वेक्टर एंटी पैरेलल, वहां पे कोई ना कोई कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई किया होगा गया होगा। तो अगर इनको आपको प्रूव करना है, मान लो आपका वेक्टर ए था, कुछ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप,
तो आपने 2a मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनाया, मान लीजिए b। तो b वेक्टर जो आया वो क्या दिख रहा होगा, 2i कैप, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 4j कैप प्लस 6k कैप। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब इन दोनों वेक्टर में हर जगह कोएफिशिएंट डबल होके दिख रहा है ना। तो अगर कहीं पे भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो उनके कोएफिशिएंट हमेशा रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में। और अगर वो रेशियो प्लस में है तो मतलब पैरेलल है, अगर रेशियो अपोजिट में है, माइनस में है, तो वो एंटी पैरेलल है। तो कहीं पे भी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लीजिए a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और एक b वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर आपको ये a1 बाय b1 बराबर आ रहा है a2 बाई b2 के, बराबर आ रहा है a3 बाई b3 के, और ये सब बराबर है कोई c के। c प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर c प्लस में हुआ, अगर c प्लस में है तो हम बोलेंगे कि वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। और अगर c माइनस में हुआ तो उसका मतलब होगा a एंड b आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। बाकी और अभी आगे आएगा तो हम देखेंगे ना। अभी देखिए कई सारे प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे कि टॉर्क निकालना है, आर दिया है आपको, कुछ दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, फोर्स दे दिया कुछ 3i माइनस जे प्लस के कैप, आपको बोला जाए टॉर्क फाइंड करिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो ये सब फॉर्मूले हम टॉर्क चैप्टर में पढ़ेंगे रोटेशन में, तो इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर लगे कभी पूछा जाए तो आप बस फॉर्मूला लगा देना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या अभी छोड़ सकते हो ना रोटेशन चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि ये वेक्टर चैप्टर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो आगे के रहते हैं, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहता है। तो अभी आप वो सब छोड़ सकते हो ना, जितना मैंने पढ़ा है बस इस चैप्टर में इतना ही रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो धीमे धीमे आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। जैसे अभी इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाने को रह गया है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल देता हूँ, और वैसे मैं अलग से काइनेमेटिक्स के टाइम में भी कराऊंगा। तो अब ये वेक्टर का टॉपिक अब आप सारा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज रह गई थी यहाँ कराने को, प्रॉपर्टीज। जैसे कि सबकी प्रॉपर्टी, जैसे एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज होती है ना, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जैसे पहला एक है कॉम्यूटेटिव, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, मतलब एडिशन जो है क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर एक होता है एसोसिएटिव, मान लीजिए आपको ए दिया है प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, आपको बोला गया कि पहले बी प्लस सी निकालिए फिर उसको ए में ऐड करिए। तो आप इसकी जगह पहले ए और बी निकाल सकते हो, फिर वो सी में ऐड कर सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई स्केलर है m और वो ऐसे दिया हुआ है, तो आप a प्लस बी एड करके m में मल्टीप्लाई कर सकते हो स्केलर में, या फिर m इंटू ए कर लो, m इंटू बी कर लो, और फिर उसके बाद ऐड कर लो। तो ऐसे स्केलर के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फिर ऐसे ही हमें देखना है डॉट प्रोडक्ट के लिए ये प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें पहला है कॉम्यूटेटिव, तो ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर एसोसिएटिव,
मतलब अगर मान लीजिए ए डॉट बी डॉट सी है, तो आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि पहले ए डॉट बी निकाल लें फिर सी में डॉट प्रोडक्ट करें ना? तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बी डॉट सी करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए के लॉन्ग वेक्टर आएगा। यहाँ पे ए डॉट बी करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी के लॉन्ग का वेक्टर है। तो एक तरफ ए के लॉन्ग का वेक्टर, एक तरफ सी के लॉन्ग का वेक्टर, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे फॉलो नहीं होती। फिर है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। मान लीजिए ए डॉट बी प्लस सी है, तो पहले बी प्लस सी ऐड करके ए में डॉट प्रोडक्ट करिए, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ऐसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ना, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो वो भी चलेगा। फिर सेम वे में एक और होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा, पहला कॉम्यूटेटिव, तो इसमें मान लीजिए आपके पास है ए क्रॉस बी, तो वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के ना, ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। फिर दूसरा है एसोसिएटिव, मतलब अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, तो ये बराबर नहीं होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी ना, तो ये बराबर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, वो ट्रिपल प्रोडक्ट के टाइम में पढ़ा दूंगा ना कैसे हो रहा है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, अगर ए क्रॉस ऐसे लिखा है बी प्लस सी, तो एक तो है कि आप पहले बी प्लस सी को ऐड कर लीजिए फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर ब्रैकेट ओपन करके ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और ए क्रॉस सी निकाल लीजिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो ये सारा हमारा वेक्टर का बेसिक हो गया। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा और लेक्चर डालूंगा ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए और लामीज थ्योरम एक होता है उसके लिए। अब ये यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।